हेलो एवरीवन, आज हम लोग टैक्स प्लानिंग कंटिन्यू करते हैं। जैसे 2 लेक्चर तो दे दिया गया था, ये अपना आज टैक्स प्लानिंग का 3rd लेक्चर है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे टैक्स प्लानिंग ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के बारे में। पॉइंट्स जो है वो लास्ट क्लास में लिखा दिया गया था, आज हम लोग उसका डिटेल में पढ़ेंगे उसको। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बड़ा सिंपल है। हम लोग सभी कोई कंपनी का बैलेंस शीट देखे हैं। जिन लोग अभी तक नहीं देखे हो, वो किसी भी कंपनी के वेबसाइट में चले जाओ, उसका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, उसमें जो है वो कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा। या फिर ऐसे भी moneycontrol.com वाले वेबसाइट में जाके देख सकते हैं हम लोग। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कंपनी के बैलेंस शीट में जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है, बहुत सारा चीज़। सबसे पहला शेयर कैपिटल होता है, जिसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। रिजर्व भी होता है, इक्विटी में शेयर कैपिटल रिजर्व दोनों आ जाता है। और साथ में डेट भी होता है। जो डेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ या तो डिबेंचर होगा या फिर लॉन्ग टर्म लोन होगा, ठीक है ना। तो कोई सा भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि व्हाट विल बी आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमको क्या चीज़ के बारे में डिसीजन लेना होगा, डिसीजन रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सही है, स्ट्रक्चर। दूसरा चीज़ के बारे में जो ध्यान देना होगा, जनरली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना किसी भी कंपनी का, वो 2 चीज़ को मिला के होता है। सबसे पहला डेट और दूसरा इक्विटी। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का वो डेट और इक्विटी मिला के होता है, ठीक है ना। और जो भी डेट एंड इक्विटी होगा कंपनी का, वो क्या होगा, वो ऑप्टिमम होगा। ऑप्टिमम क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन लेते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए, क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से हम लोग का क्या चीज़ इंक्रीज़ हो जाए, हम लोग का शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज़ हो जाए। शेयर होल्डर्स वेल्थ, सही है। और शेयर होल्डर का वेल्थ क्या है, ईपीएस। अगर कंपनी का ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो एकदम परफेक्ट है, ऑप्टिमम है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ इक्विटी कंसीडर करते हैं, डेट को छोड़ देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होगा। और नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होने के वजह से क्या हो सकता है, ईपीएस कम हो जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ डिक्रीज़ हो सकता है। लेकिन डेट के ऊपर कंपनी को एक फिक्स रेट, एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसके वजह से प्रॉफिट उतना कम नहीं होता है और अपना जो अर्निंग्स पर शेयर है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब डिविडेंड दिया जाएगा, रिटर्न दिया जाएगा इक्विटी के ऊपर में, तो वो रिटर्न डेट के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से अपना ईपीएस जो है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। समझ आया, ये है हिसाब। नेक्स्ट सुनना है ध्यान से। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्टिमम है, तो उसका एडवांटेज क्या होगा, जो भी कंपनी का एसेट्स होगा ना, एसेट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ओनर का जो वेल्थ है वो भी ज़्यादा हो जाएगा,
और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है मिनिमम रिटर्न जो हम लोग पे करते हैं दूसरा का फंड डेट को यूज़ करने के लिए, उसको बोला जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है अगर कैपिटल स्ट्रक्चर अपना ऑप्टिमम है तो, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है ना, इसी के लिए। ओके, तो जो कंपनी का टैक्स प्लानर है वो क्या करेगा, हर चीज़ को सही तरीके से बैलेंस करेगा। यानी कि बैलेंस वो क्या चीज़ को करेगा, बैलेंस करेगा रिस्क को, कॉस्ट को, और साथ में जो टैक्स का कंसीडरेशन है, ठीक है। ये है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का हिसाब। किसी को कुछ भी पूछना है ना वो पूछ लेना, बाकी सारा जो है हम लोग के मैट में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड जो सम्स है ना वो हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है अपना क्या चीज़ का, डिविडेंड डिसीजन का। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड के बारे में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है और उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन वो किसको पे करता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। अब आते हैं टैक्स में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के बारे में तो हम लोग सबको ही जानते हैं। क्या है ये है डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड तो बोला गया है कि जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड में डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड्स क्या, डीम्ड डिविडेंड। और डीम्ड डिविडेंड के बारे में कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, कुछ याद आ रहा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ई तक। जिनको नहीं याद है उनके लिए हम डिटेल में एक बार इलाबोरेट कर दे रहे हैं, बस खाली सुन लेना है ध्यान से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए। ये क्या चीज़ का है, डिविडेंड का है, डीम डिविडेंड का फर्स्ट वाला पॉइंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी, ध्यान देना सभी कोई, कंपनी अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करवाता है अपना शेयर होल्डर को, वो भी कहाँ से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। यानी कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कुछ भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करवाया, किसको, अपना शेयर होल्डर को, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कंपनी का कोई भी एसेट रिलीज़ हो जाता है, या तो पूरा या फिर कुछ पार्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीम डिविडेंड। समझ में आया, यानी कि कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शेयर होल्डर को, वो भी कहाँ से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कंपनी का क्या रिलीज़ हो जा रहा है, एसेट रिलीज़ हो जा रहा है, या तो पूरा या फिर पार्ट भी अगर एसेट का रिलीज़ हो जाएगा तो उसको हम लोग डीम डिविडेंड बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल पूछें तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, कैश डिविडेंड। सही है। कैश डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया और पैसा दिया, ठीक है ना। तो पैसा तो एसेट होता है ना, तो एसेट निकल जा रहे कंपनी के हाथ से, तो उसको क्या बोला जाएगा, डीम डिविडेंड बोला जाएगा। इसका एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है वो क्या चीज़ के बारे में है, वो है डिविडेंड इन काइंड के बारे में। डिविडेंड इन काइंड, ध्यान से सुनना सर, एक बड़ा फेमस केस लॉ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कौन से केस में, कांतिलाल और मनीलाल, कांतिलाल मनीलाल एंड को वर्सेस CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दिया था, अगर किसी भी कंपनी के पास
कंपनी के पास अगर राइट है शेयर खरीदने का किसी दूसरे कंपनी में, जैसे एक कंपनी हो गया एक्स लिमिटेड और दूसरा कंपनी हो गया वाई लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड के पास राइट है क्या करने का, परचेज ऑफ शेयर्स इन कौन से कंपनी में, वाई लिमिटेड में, ठीक है ना। तो जाहिर सा बात है एक्स लिमिटेड के पास खुद का अपना शेयर होल्डर होगा और वाई लिमिटेड का भी के पास खुद का अपना शेयर होल्डर होगा, है ना। एक्स लिमिटेड अपना शेयर होल्डर को क्या दे के रखा होगा, शेयर्स दे के रखा होगा, और वाई लिमिटेड भी अपना शेयर होल्डर को क्या दे के रखा होगा, शेयर्स दे के रखा होगा। तो इस केस में अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का शेयर परचेज करता है तो एक्स लिमिटेड के पास जो वाई लिमिटेड का शेयर है वो शेयर का राइट एक्स लिमिटेड किसको ट्रांसफ़र करेगा, शेयर होल्डर को। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है कि वाई लिमिटेड शेयर हेल्ड बाई एक्स लिमिटेड, ठीक है, ये बात हो रहा है। वाई लिमिटेड का शेयर जो एक्स लिमिटेड के पास है और एक्स लिमिटेड क्या करेगा, एक्स लिमिटेड शेयर अपने पास रखेगा, लेकिन वो उस शेयर का राइट है ना, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, विल डिस्ट्रीब्यूट द राइट अमंग इट्स शेयर होल्डर। समझ आया। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ने पैसा लगाया तो वाई लिमिटेड का शेयर जो एक्स लिमिटेड के पास है उसका हक किसको मिलना चाहिए, एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। समझ आया। और उसको माना जाएगा क्या, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अगर कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसके वजह से कंपनी का एसेट रिलीज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, यानी कि जो राइट डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक्स लिमिटेड अपना शेयर होल्डर को और उस डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कंपनी का एसेट रिलीज हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बोला जाएगा, ठीक है ना। ये था सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज बी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़े थे हम लोग, पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपना शेयर होल्डर को, क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर कोई सा भी डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं होता है, डिबेंचर स्टॉक होता है, या फिर कोई सा भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, ठीक है। क्या पढ़े हम लोग, अगर कंपनी अपना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या, डिबेंचर या फिर डिबेंचर स्टॉक या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, चाहे इंटरेस्ट के साथ या फिर बिना इंटरेस्ट का। ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर नॉर्मली तो बोनस शेयर किसको दिया जाता है, बोनस शेयर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन अगर कंपनी बोनस शेयर दे रहा है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है ना, तो उसको क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से हुआ है तो। सही है, ओके। आई होप सभी को समझ में आ गया। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करवाता है डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, किसको, अपना शेयर होल्डर को, या फिर अगर कंपनी बोनस शेयर दे रहा है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और ये सब कहाँ से दे रहा है, कंपनी अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट में से दे रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। अच्छा, बोनस शेयर के केस में डिविडेंड कितना माना जाएगा, जो बोनस शेयर का करंट मार्केट वैल्यू है। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बोनस शेयर विल बी ट्रीटेड एज क्या, डीम्ड डिविडेंड। आई होप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 22
क्लॉज सी के बारे में। क्या पढ़े थे हम लोग इसके बारे में? लास्ट टर्म में पढ़े थे हम लोग कि अगर कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, जब कंपनी बंद हो रहा होता है उस टाइम पे अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शेयर होल्डर को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दें तो 31 मार्च 2019 को कंपनी का बैलेंस शीट बना और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है कितना, 1 लाख रुपए का। रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में कंपनी के पास रिजर्व है कितना का, 20,000 का, ठीक है। और मान लेते हैं मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी का 10% शेयर हुआ, के पास 10% शेयर है। अब आगे का कहानी है कि 1 मई 2019 को कंपनी क्या हो गया, कंपनी बंद हो गया, यानी कि कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। तो उस केस में मिस्टर ए को तो पैसा मिलेगा ना कंपनी के तरफ से, कितना पैसा मिलेगा, 10%, यानी कि शेयर अगर 1 लाख है तो उसका 10% कितना, 10,000 रुपया तो मिलेगा। और साथ में जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचा हुआ है 20,000, उसमें से भी 10% दिया जाएगा, यानी कि टोटल 2,000 रुपया प्रॉफिट में से दिया जाएगा। तो कुल मिला के मिस्टर ए को कंपनी की तरफ से कितना मिलेगा, 10,000 प्लस 2,000, 12,000 रुपीज़ मिलेगा ना लिक्विडेशन के टाइम पे। अब 10,000 रुपया जो है वो उसका तो अपना कैपिटल है और 2,000 रुपया कहाँ से दिया जा रहा है, रिजर्व में से दिया जा रहा है। और रिजर्व को बोला जाता है क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोला जाता है। तो ये जो 2,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इसको क्या बोला जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बोला जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान होना चाहिए, जो लिक्विडेशन है ना, जिस डेट को कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है उसके प्रीसीडिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट डेट है उस टाइम का रिजर्व को हमको देखना होगा, समझ आया। उस रिजर्व में से अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो वो डीम्ड डिविडेंड होता है। लेकिन अगर लिक्विडेशन के बाद जैसे कंपनी को बंद कर दिया गया, पूरा बंद होने का प्रोसेस ख़त्म, अब लिक्विडेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शेयर होल्डर लोग में, तो उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, समझ आया। ये था सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज डी के बारे में। लॉ में एक चीज़ सभी को ही पढ़े हो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कैपिटल बोले या फिर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल बोले, सेक्शन नंबर 61 में। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, अगर कंपनी कैपिटल रिड्यूस करना चाहता है तो सबसे पहले उसको कोर्ट का ऑर्डर लेना, परमिशन लेना होगा। कोर्ट अगर अप्रूव किया कि हाँ कैपिटल रिडक्शन का प्रोसेस कैरी ऑन किया जा सकता है तो किया जा सकता है। अब कंपनी जब कैपिटल रिडक्शन का प्रोसेस, कंपनी कैपिटल रिडक्शन के प्रोसेस के दौरान अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शेयर होल्डर को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, यानी कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल के दौरान कंपनी क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसको, शेयर होल्डर्स को, कहाँ से, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बोला जाएगा, समझ आया। और लास्टली बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 222 क्लॉज ई के बारे में देखना है ध्यान से। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई, इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसमें पब्लिक का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, अगर एक्स लिमिटेड अपना शेयर होल्डर को
लोन देता है या फिर एडवांस देता है और उस शेयर होल्डर के पास 10% या फिर 10% से ज़्यादा का वोटिंग राइट है, तो उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है। मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल, एक्स लिमिटेड क्या है? एक्स लिमिटेड का ना लेंडिंग बिजनेस है। लेंडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक्स लिमिटेड का काम है लोन वगैरह देने का, और ये एक्स लिमिटेड क्या करता है? अपना शेयर होल्डर को एडवांस देता है या फिर लोन दे देता है। तो इस एडवांस और इस लोन को हम लोग डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। समझ में आया? ये है हिसाब। एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी में पब्लिक का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है और ये कंपनी अपना शेयर होल्डर को क्या करता है? लोन देता है या फिर उसको एडवांस देता है, और उस शेयर होल्डर के पास कंपनी का 10% या फिर उससे ज़्यादा वोटिंग राइट है, तो उसको क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन अगर वही कंपनी कोई लेंडिंग बिजनेस में एंगेज है, मतलब लोन वगैरह देने के बिजनेस में एंगेज है, और उस टाइप का कंपनी अपना शेयर होल्डर को अगर लोन देता है या फिर एडवांस देता है, तो उसको हम लोग डीम डिविडेंड नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? अगला थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, ध्यान से सुनना सभी कोई। कहानी कुछ ऐसा है, जैसे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है ना? एक्स लिमिटेड, और इसमें कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक का। पब्लिक का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये कंपनी क्या करता है? पेमेंट करता है किसी भी कंसर्न को, यानी कि एचयूएफ को या फिर फर्म को या फिर एओपी को या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को या फिर खुद एक दूसरा कंपनी को। सही है? एक कंपनी जिसमें पब्लिक का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपनी अगर पेमेंट करता है किसको? एचयूएफ को या फिर फर्म को या फिर एओपी को या फिर बीओआई को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, या फिर कंपनी को, ठीक है ना? जिसमें एक शेयर होल्डर जिसके पास 10% वोटिंग राइट है कंपनी का, और इस शेयर होल्डर का ये कंसर्न में 20% बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है? एक्स लिमिटेड का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10% शेयर है, और उस शेयर होल्डर का ये कंसर्न में 20% बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो उसको माना जाएगा क्या? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। समझ में आया? ये है हिसाब। ओके, आई होप ये समझ में आया डीम्ड डिविडेंड। अब हम लोग टैक्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखना है। टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ऑन डिविडेंड। हम लोग सेक्शन 10 टैक्स ऑन डिविडेंड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 रीड विथ 115 BBDA एंड 115O। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? अगर किसी भी शेयर होल्डर को कोई नॉन डोमेस्टिक कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, है ना? एक और चीज़ पढ़े थे, अगर किसी भी शेयर होल्डर को डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो भी कितना? अप टू ₹10 लाख, और 10 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10% प्लस सरचार्ज लगेगा उस पर, प्लस सेस लगेगा। समझ आया?
तो अभी देखते हैं डिविडेंड के बारे में। एक चार्ट बनाते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले देखना होगा कि जो डिविडेंड है क्या वो डीम्ड डिविडेंड है या फिर कोई अदर डिविडेंड है। समझ में आ गया? अगर डीम्ड डिविडेंड है तो डीम्ड डिविडेंड में 5 टाइप का डिविडेंड होता है ना। एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके ई तक होता है, लेकिन हम ए से लेके डी को एक जगह रखते हैं और सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ई को हम अलग लिखते हैं। और अदर देन डीम्ड डिविडेंड, ठीक है ना। ओके, तो ये दोनों को मिला के यानी कि डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए बी सी डी प्लस कोई भी दूसरा डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड को छोड़ के, भले वो कैश डिविडेंड ही क्यों ना हो, ठीक है। इस पे 2 लोग टैक्स भरेगा। कौन भरेगा? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कौन सा कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी। क्योंकि नॉन डोमेस्टिक कंपनी का तो हिसाब एकदम क्लियर है। अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड दे रहा है इंडियन शेयर होल्डर को तो वो शेयर होल्डर को टैक्स भरना पड़ेगा उस पर, ठीक है ना। और उस फॉरेन कंपनी को डिविडेंड टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अगर इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है और वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, कौन सा डिविडेंड? अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए बी सी डी और साथ में कोई दूसरा डिविडेंड है, ये दोनों मिला के, मतलब ये प्लस ये, तो दोनों मिला के टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। वो भी कौन से सेक्शन? अंडर सेक्शन 115O। समझ आया? और 115O में जो टैक्स रेट है ना वो है 15% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड प्लस 12% का सरचार्ज है प्लस 4% का सेस लगता है। और दूसरा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर के केस में क्या हिसाब है? शेयर होल्डर के केस में एग्जेम्प्ट अप टू ₹10 लाख। कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 एंड बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 115 भाग डाकू आया BBDA। वो भी कितना परसेंट? 10% प्लस सरचार्ज लगेगा प्लस सेस लगेगा। आई होप सभी कोई को समझ में आ गया, ठीक है ना। लास्ट ये जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ई, इस केस में 2 लोग हैं, एक है कंपनी और दूसरा है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के केस में नॉट टैक्सेबल, कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन कंपनी के केस में क्या है? कंपनी इज लायबल टू पे कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स एट द रेट ऑफ 30% पे करना होगा कंपनी को कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस। समझ में आया? दैट्स इट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़ के बारे में? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड के बारे में। इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड, इसका सेक्शन है 115O1A। बड़ा सिंपल है, देखना ध्यान से। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी है जिसका नाम है H लिमिटेड और ये एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है ना। एक कंपनी है जिसका नाम है S लिमिटेड
और ये सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है। होल्डिंग कंपनी कौन होता है? एच लिमिटेड एस लिमिटेड का शेयर खरीदा है, इसीलिए इसका होल्डिंग कंपनी नाम है। और जो शेयर खरीदा है ना वो मोर देन 50% है। मान लेते हैं होल्डिंग कंपनी के पास अपना जो शेयर होल्डर है ना खुद का, उसको ये क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और इसको हम ए के नाम से जानते हैं सपोज। एस लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है, ये भी क्या किया, ये भी डिविडेंड डिक्लेयर किया भी। ठीक है ना। अब इसका जो हिसाब है, मान लेते हैं इसमें दो टाइप का शेयर होल्डर है। एक है एच लिमिटेड जिसके पास 60% शेयर है, और एक अदर शेयर होल्डर हो गया। ठीक है ना। तो सब्सिडियरी कंपनी जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका 60% किसको मिलेगा, होल्डिंग कंपनी को मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? यानी कि होल्डिंग कंपनी के केस में टैक्स कितना होगा मालूम है, जितना ए होल्डिंग कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया उसमें से लेस हो जाएगा 60% ऑफ जो सब्सिडियरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कहने का मतलब है सब्सिडियरी कंपनी जितना डिविडेंड दे रहा है होल्डिंग कंपनी को, उसका क्या मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा रिलीफ। और जो बैलेंस अमाउंट आएगा ना, बैलेंस अमाउंट पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। और कौन टैक्स भरेगा उस पर, होल्डिंग कंपनी यानी कि एच लिमिटेड टैक्स भरेगा। ओके, आगे का जो कहानी है, ये रिलीफ कौन क्लेम करेगा, होल्डिंग कंपनी रिलीफ करेगा। अगर रिलीफ क्लेम करना है तो कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन, ये जो सब्सिडियरी कंपनी है ना, ये सब्सिडियरी कंपनी कौन सा कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है। और ये जो है वो डिविडेंड पे किया है अंडर सेक्शन 115O। समझ आया? सब्सिडियरी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है और सब्सिडियरी कंपनी इस डिविडेंड के ऊपर में डिविडेंड टैक्स अंडर सेक्शन 115O पे कर दिया है। दूसरा केस, ये जो सब्सिडियरी कंपनी है ना, अगर ये सब्सिडियरी कंपनी एक फॉरेन कंपनी है और जो डिविडेंड मिलेगा होल्डिंग कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी से, उस पर टैक्स कौन भरेगा, अगर होल्डिंग कंपनी भरेगा तो डिडक्शन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। समझ आया? दो केसेस, अगर सब्सिडियरी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है और ये डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड टैक्स अंडर सेक्शन 115O भर दिया है तो ये रिलीफ क्लेम कर सकता है होल्डिंग कंपनी, नहीं तो नहीं। और दूसरा केस है, अगर सब्सिडियरी कंपनी कोई फॉरेन कंपनी है और इसका डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को जो मिला है उस पे टैक्स कौन भरेगा, होल्डिंग कंपनी टैक्स भरेगा, तो जाके होल्डिंग कंपनी रिलीफ क्लेम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो भी है ना इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैथ मिला है सबको, वो पढ़ लेना अच्छे से, एकदम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बोनस शेयर के बारे में। बोनस शेयर क्या होता है, जो शेयर फ्री में दे दिया जाता है किसको, शेयर होल्डर को, है ना। अब कहानी मेन चालू होगा। बोनस शेयर दो लोग को दिया जा सकता है, या तो बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, और दूसरा बोनस शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, है ना। और तो कुछ नहीं हो सकता ऑप्शन। तो याद रहे, जब कंपनी बोनस दे रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो बोनस देने के टाइम पे कोई मतलब कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है ना। जब इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करेगा,
वो लोग बोनस शेयर को सेल करेगा, तब जाके टैक्स का लायबिलिटी अराइज होगा। समझ में आया? और जब बोनस शेयर सेल होता है तो ये टैक्सेबल होगा कौन से हेड में? टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और ये हम लोग पढ़े हैं ना, कौन से वाले चैप्टर में? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। सिमिलरली अगर बोनस दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो एट द टाइम ऑफ गिविंग बोनस, बोनस देने के टाइम पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं अराइज होता है। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना बोनस शेयर को बेचेगा तब जाके टैक्सेबिलिटी का केस अराइज होता है। और वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल होगा। समझ आया सर? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसी टॉपिक का है नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से देखना है। कंपनी बोनस शेयर दिया है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है ना। और हो क्या रहा है, उस बोनस शेयर का रिडीम हो जा रहा है, ठीक है ना। या फिर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है? जब कंपनी बंद हो रहा होता है। तो इस केस में कहानी हो जाएगा, कहानी क्या है? दो लोग हैं, कंपनी और दूसरा शेयर होल्डर। रिडीम बोनस इक्विटी शेयर रिडीम का मतलब क्या है? कंपनी इक्विटी शेयर इशू किया था, बाद में कंपनी क्या कर रहा है? इक्विटी शेयर यानी कि बोनस शेयर को रिडीम कर दे रहा है। या फिर कंपनी जब बंद हो रहा होता है तब का क्या कहानी है, तो देखना है ध्यान से। कंपनी के केस में ना वो क्या माना जाएगा? जो रिडेम्पशन है बोनस शेयर का, या फिर लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी तो पैसा देगा ना शेयर होल्डर को, तो उसको माना जाएगा क्या? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। वो भी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए या फिर क्लॉज सी। समझ में आया? ओके। और शेयर होल्डर के केस में क्या होगा? शेयर होल्डर के केस में जितना अमाउंट उसको मिला है, अमाउंट रिसीव्ड लेस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए या फिर क्लॉज सी, दोनों में से कोई सा भी करने पे जो बैलेंस अमाउंट आएगा ना, बैलेंस अमाउंट को हम लोग क्या मानेंगे? सेल कंसिडरेशन मानेंगे। बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। कुछ याद आ रहा है सर? सेल कंसीडरेशन वाला वर्ड हम लोग कहाँ पे सुने थे? इसको हम लोग सुने थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फोर्थ वाला, मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन में क्या होता है? यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट है ना उसको खुद बनाना है या फिर ख़रीद के बेचना है। अगर हम सामान को बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे को बहुत सारा चीज़ दिमाग में रखना होगा। सबसे पहला कि टेक्नोलॉजी कौन सा चल रहा है मार्केट में, कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, कितना फ़ंड चाहिए हमको,
हमको सप्लायर पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई करेगा सप्लायर तो ही प्रोडक्शन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और लेबर का तो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा से ही रहता है किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है ना। अगर हम बना रहे हैं तो ये सारा चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा। और डिसीजन लेने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे क्या चीज़ के साथ, परचेज प्राइस के साथ। समझ आया? अगर वेरिएबल कॉस्ट कम है परचेज प्राइस से तो जाहिर सा बात है हम क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। लेकिन अगर परचेज प्राइस कम है वेरिएबल कॉस्ट से तो हम लोग क्या करेंगे, सामान को खरीदेंगे, ठीक है ना। ये है अपना हिसाब। इससे रिलेटेड हम लोग सम्स करेंगे आगे।